चालाक बहू। श्याम अपनी पत्नी रूपा के साथ किशनपुरा गांव में रहता था। उसकी शादी को हुए अभी 1 साल हुआ था। एक दिन, अरे सामान कहाँ है? आप खाली हाथ आ गए। आपने तो कहा था मालिक से पैसे लेकर बाजार से राशन लाओगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन क्या करूं, मालिक ने आज पैसे नहीं दिए। मुझे सब पता है, वो आपके पैसे नहीं देगा। जब मिठाई की दुकान पर काम ज्यादा था तो उसने तुमसे धोखे से अपना सारा काम करवाया और फिर काम होते ही बिना पैसे दिए निकाल भी दिया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा काम पर रख लेंगे और सारा पैसा एक साथ ही दे देंगे। अगर पैसे देने होते तो कब के दे देते। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो। अरे इससे अच्छा है कि कहीं और काम ढूंढो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। तुम ठीक ही कह रही हो। पता नहीं क्यों बार बार मैं बेवकूफ बन जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जहाँ भी काम करूँगा पहले से ही सब तय कर लूँगा। ऐसा करता हूँ, गांव के सेठ धनी लाल के पास जाता हूँ। सुना है वहां पर आदमी की काम के लिए जरूरत है। ठीक है, आप जाओ और पता करो। शाम सेठ धनीलाल के घर पहुंचता है। नमस्ते साहब, मैं श्याम हूँ। सुना है आपको काम के लिए आदमी की जरूरत है। ओह, तुम हो, आओ यहाँ। सेठ शाम को देख मन ही मन बहुत खुश होता है। इससे तो मैं अपना सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हा 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 हा। हाँ हाँ, जरूरत तो है, लेकिन काम करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। जी सेठ जी, क्या शर्त है? शर्त बस इतनी सी है कि मैं पहला 1 महीना तुम्हारा काम देखूंगा और इस 1 महीने में जो जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। और अगर तुम ना कर पाए तो बिना वेतन लिए तुम्हें काम छोड़कर जाना होगा। और अगर तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें 2 महीने का वेतन दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं। जी मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मंजूर है। हा हा हा। ठीक है, अब ये लो पेपर। इस पेपर पर तुम अपना अंगूठा लगा दो। इस पर सब लिखा है। पेपर? अरे डरो नहीं, मैंने जो शर्तें बताई हैं वो इस पेपर में साफ 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 लिखा हुआ है। इससे मैं निश्चित हो जाऊंगा ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद शाम सेठ धनीलाल के दिए हुए पेपर पर अपना अंगूठा लगा देता है और सेठ का धन्यवाद कर घर जाता है। शाम खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों सेठ की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिन वजह ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा, फिर मेरा काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी सो जाओ, सुबह जल्दी काम पर जाना है। अरे शाम, आ गया तुम? ठीक है ठीक है, अब जल्दी काम पर लग जाओ। ठीक है। शाम मन लगाकर काम करता है और वह धीरे धीरे सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना होने वाला था। इधर सेठ चिंता में पड़ जाता है। ये शाम तो बड़ा ही मेहनती निकला। सब काम बहुत झटपट और बहुत अच्छे से कर लेता है। मानना पड़ेगा, इस आदमी में दम है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ दिनों बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा और फिर मुझे इसे 2 महीने का वेतन देना होगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह सेठ शाम को अपने पास बुलाता है। शाम, गोदाम में 20 बोरे गेहूं के हैं। उन सभी बोरियों को खोलो और एक एक दाने को ध्यान से देखना। उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना रहे और काम आज ही हो जाना चाहिए। लेकिन साहब। क्या लेकिन? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते? अरे शायद याद है ना तुम्हें, या भूल गए? नहीं मालिक, हो जाएगा। मैं अभी जाके काम शुरू करता हूँ। हा हा हा।
अब देखता हूँ ये काम कैसे करता है। शाम एक के बाद एक गेहूं का बोरा खोलता है और सारे कंकड़ पत्थर निकाल उन्हें अलग करता है। बिना कुछ खाए पिए सुबह से रात कब हुई कुछ पता ही नहीं चलता। तभी सेठ शाम के पास आता है। यहाँ शाम एक बोरी में गेहूं डाल रहा था। क्या शाम, अभी तक काम नहीं हो पाया है क्या? मैं जानता था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, मैंने काम खत्म कर दिया है। अब तो बस यही बोरा बचा है, अब तो ये भी हो गया। पूरा काम अच्छे से कर दिया है। ये बात सुन सेठ गुस्से से लाल हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। ये कैसा आदमी है, इसने यह भी कर लिया। अब मैं इसे वह काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता। अगले दिन शाम जल्दी जा, रसोई से कांच का जग और गिलास लेकर आ। अभी लाता हूँ सेठ जी। शाम जग लेकर आता है और सेठ को देता है। सेठ वो कांच के जग को जमीन पर गिरा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सारे जमीन पर बिखर जाते हैं। ये क्या किया तुमने? जग को अच्छे से नहीं पकड़ सकते थे? जल्दी जाओ, इसे जोड़ो और फिर से इसमें पानी भर के लाओ। लेकिन मालिक, ये कैसे संभव है? तो तुम यह काम नहीं कर पाओगे, यही ना? हाँ मालिक, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे साफ कर दूसरे जग में पानी लाता हूँ। नहीं, कोई काम नहीं। शर्त के मुताबिक तुम्हें बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने पेपर पर साइन करके दिया है, याद है ना? ऐसा बोल सेठ बिना पैसे दिए शाम को काम से निकाल देता है और शाम रोता हुआ घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुझे तो उस आदमी पर पहले ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी। यह तुम क्या कह रही हो? मैंने सोच लिया है, मैं अपना नाम बदलकर उसके यहाँ काम करने जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ वह मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। अगले दिन, साहब मेरा नाम चंदा है। मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब, शर्तें क्यों? मैं यहाँ काम करूंगी और आप मुझे बदले में पैसे दोगे बस। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं। ओह, ये बात है। तो फिर बताओ आपकी क्या शर्त है? सेठ वही शर्तें उस औरत के सामने भी रखता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओह, तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं इन महीने अपनी मर्जी से काम न छोड़ूं और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहें तो आपको मुझे पूरे 2 महीने का वेतन देना होगा। क्या आपको स्वीकार है? सेठ यह सुन मन ही मन बहुत खुश होता है। हाँ हाँ हाँ, ये शर्त है, ये तो कभी नहीं होगा। साहब, अरे ओ साहब, ये क्या सोचने लगते हो, कुछ बोलिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। और सेठ कागज पर उस औरत को अंगूठा लगाने को कहता है। साहब, लेकिन इस पेपर में मेरी शर्त भी लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो भी लिख देता हूँ। उसके बाद औरत उस कागज पर अपना अंगूठा लगा देती है और सेठ उसे अगली सुबह काम पर आने को बोलता है। हाँ हाँ हाँ, एक और मूर्ख मुफ्त में काम करने वाला मिल गया। हाँ 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 हाँ, ना जाने शाम जैसे कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। अब वे औरत हर रोज काम पर आने लगी और काम करने लगी। काम करते पूरे 25 दिन हो गए थे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये सेठ खुद ही मुझे काम से निकाल दे। इसको कांच का सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ इसको। औरत जाती है और रसोई में एक महंगे से चाय पीने वाले कप के सेट को नीचे गिरा देती है। अरे चंदा, ये तुमने क्या किया?
तुमने तो इसे तोड़ दिया। साहब, सफाई करते करते हाथ से फिसल गया, मुझे माफ कर दो। इसके पैसे तुम्हें ही देने होंगे। अब हर रोज चंदा सेठ के महंगे बर्तन तोड़ने लगी। सेठ अपना सर पकड़ लेता है। बस अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं? इसे तो मैं काम से भी नहीं निकाल सकता, लेकिन इसका कुछ तो कहना ही होगा। सेठ चंदा को बुलाता है। चंदा, वो दरअसल मेरा कुछ दिनों से एक काम अटका हुआ है, लेकिन तुम्हें उसे आधे दिन में ही करना होगा। तुम कर दोगी ना? हाँ हाँ साहिब, कहिए ना, कौन सा काम है? वो गोदाम में 50 गेहूं की बोरियां पड़ी हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करने हैं। हो जाएगा साहब। कुछ देर बाद। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? चंदा, ये आग कैसे लगी? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। गोदाम में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी। तभी एक चूहे ने आकर मोमबत्ती गिरा दिया और सारी तरफ उससे आग लगी और सारा गेहूं जल गया। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? ठीक है साहब, लेकिन मेरे 2 महीने और श्याम जी के 2 महीने कुल मिलाकर हुए 4 महीने। मुझे अब मेरे 4 महीने का वेतन दे दीजिए। नहीं दूंगा। तुमने 2 महीने का काम भी किया है, तुमने तो सिर्फ मेरा नुकसान किया है। आपके कहने अनुसार पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैं सब समझता हूँ, तुम यह सब जानबूझकर कर रही थी, ताकि मैं 1 महीना पूरा होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूं। ये गलत है। आपको मेरे और श्याम जी के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तुम शाम को कैसे जानती हो? मैं रूपा हूँ, श्याम की बीवी। अब अगर तुमने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे ठग रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब से मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सेठ रूपा और श्याम के सारे पैसे उन्हें दे देता है। धोखा देने से अच्छा है लोगों की मदद करना सीखो। ये बात तुम जितनी जल्दी सीखो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, समझे? अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं। बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं। मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है। उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ। इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा। शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या गुड न्यूज़? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुंच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है,
दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। अरे मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उसे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है। सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। क्योंकि ये तो गवार है। मेरा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है।
तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।